पार्क चांग अपनी पत्नी के साथ सामान्य जीवन जीते, जिसमें उतार चढ़ाव। एक दिन वह जागते हैं और अपनी त्वचा को बेहतर बनाने के लिए मरहम का उपयोग करते हैं। उनकी पत्नी मीहो इससे नाराज होती हैं। तैयार होने पर वे काम पर जाते हैं। मीहो एक नर्स हैं और सहकर्मी उनसे ईर्ष्या करती हैं क्योंकि शादी वकील से हुई है। अधिकांश मानते हैं कि चांग कमाई करते हैं, लेकिन मीहो कहती हैं कि उन्होंने पैसे के लिए उनसे शादी नहीं की है। उस दिन चांग एक बड़ा मामला संभालता है, वो हार जाते हैं। एक भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, उन्हें दोष देती है। वे बिग माउथ कहते हैं क्योंकि वह बहुत बात करते हैं, लेकिन अपने सभी मामले हार जाते हैं। चांग अदालत के बाहर अपने ससुर गी क्वांग के साथ बैठते हैं और मामले पर चर्चा करते हैं। मीहो उन्हें फोन करती है, लेकिन दोनों उनका कॉल उठाने से डरते हैं। अंततः चांग कॉल का जवाब देते हैं और अपनी पत्नी को मानते हैं कि वह फिर से हार गए हैं। वह घर पैसे नहीं ला पाएंगे। मीहो गुस्सा होती है और तलाक लेने के लिए कहती हैं। चांग अपने ससुर के प्रभाव का प्रयास करते हैं, लेकिन मीहो ने लगता है कि अपना निर्णय ले लिया है। उस रात मीहो कुछ पेय लेती है, जबकि उनके पिता चांग के बैग तैयार करते हैं। जब वह दामाद कपड़े देते हैं तो चांग मीहो के साथ मदद करने को कहते हैं। गी क्वांग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन बाद चांग एक बड़ी रकम के साथ घर आते हैं, मीहो के साथ सुलह की उम्मीद में। उनकी पत्नी सोचती है उन्होंने इतना पैसा कैसे मिला, लेकिन वह नहीं जानती। चांग शहर के मेयर चोई से मिलते हैं, जो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें पैसे दिए थे। चोई चाहते हैं कि वह एक मामले को संभालें जिसमें 3 लोग शामिल हैं। इन लोगों को गलती से एक कार दुर्घटना में पकड़ा गया था और उनकी कार के ट्रंक में एक मृत शरीर मिला था। वास्तव में चांग वकील के रूप में काम नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एक मुखौटा व्यक्ति के रूप में। तीनों लोग मामले को संभालेंगे, जजों को रिश्वत देकर और अन्य चालाकी भरे काम करके, जबकि चांग केवल उनके वकील होने का नाटक करेंगे। चांग इस मामले को लेने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मेयर कहते हैं कि वह उन्हें सच्चाई खोजने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। तीनों लोगों के पास कहीं एक डैश कैम वीडियो छुपा हुआ है, जो शायद दिखाता है कि वास्तव में क्या हुआ था। चांग इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और जेल में तीनों लोगों से मिलने जाते हैं। वे हैं डॉ, हान, डूगियन और चांग। तीनों लोग मानते हैं कि चांग सही उम्मीदवार हैं, क्योंकि वह एक हारे हुए व्यक्ति हैं। वह वही करेंगे जो वे उन्हें करने के लिए कहेंगे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें वार्डन से एक फोन कॉल मिलता है, जो उन्हें सूचित करता है कि किसी ने पुलिस को डैश कैम वीडियो के बारे में गुमनाम सूचना दी है। हालांकि वास्तव में चांग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वह गुमनाम सूचना दी थी। जैसे ही वह सेल के बाहर जाते हैं, चांग उनकी बातचीत सुनने के लिए उनके सेल के अंदर एक रिकॉर्डर छुपा देते हैं। चांग सुनते हैं कि उनके एक और साथी के पास डैश कैम वीडियो है और वह मेयर को इसके बारे में सूचित करने के लिए कॉल करते हैं। चोई और चांग स्टूडियो में जाते हैं। सुश्री जंग अपना कुकिंग शो फिल्मा रही है। जंग डॉ, हान की पत्नी है। उसी दिन एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा महिला पर हमला किया जाता है, लेकिन उसके आगंतुक उसे बचा लेते हैं। चांग उससे डैश कैम वीडियो के बारे में पूछता है, लेकिन चांग इनकार करती है कि उसके पास ऐसा कोई वीडियो है। फिर चांग उसे जेल से रिकॉर्डिंग सुनाता है और बताता है कि उसे अपराध में सहायक के रूप में दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन अगर वह उसे वीडियो दे देती है तो चांग उसके नाम को मामले में शामिल नहीं करेगा। चांग उसे वीडियो देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा वह उसे गोंग जीहून का नाम भी देती है, एक बड़े अखबार के अध्यक्ष। जब चांग घर जाता है तो वह वीडियो देखता है। वीडियो में 3 दोषी व्यक्तियों को प्रोफेसर सियो की हत्या करते हुए दिखाया गया है। अपनी अंतिम सांस में सियो उन्हें बताता है कि उनका रहस्य उजागर होने वाला है। चांग सुधार करने लगता है, क्योंकि उसे मेयर द्वारा भुगतान किया जाता है और वह अपनी पत्नी को एक डिनर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन जल्द ही एक कॉल आता है और जाना पड़ता है। महिला कर्मचारी कॉफी ऑफर करती है। उस पेय में कुछ मिलाया गया होता है। चांग को चक्कर खाकर कार क्रैश कर देता है। दुर्घटना के बावजूद चांग जल्दी जागता है और सपने में देखता है कि वह पत्नी से कैसे मिला। एक आदमी उसकी कार खोजता है और डैश कैम वीडियो चुरा लेता है, लेकिन उसकी एकमात्र समस्या पुलिस उसके कार्यालय की तलाशी का वारंट है। उन्हें उसमें कुछ दिलचस्प चीजें मिलती हैं। उन्हें ड्रग्स का एक भंडार, पैसे का एक भंडार और कुछ सोना भी मिलता है। चांग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मीडिया पुलिस भी उसे एक अपराधी मानती है। बिग माउस जाना जाता है। वकील चोई से मदद मांगता है, लेकिन मेयर मना कर देता है और कहता है उसे सावधान रहना चाहिए। चांग को जेल ले जाया जाता है और 3 आदमी उसे मारने का फैसला करते हैं। वह उनके लिए बेकार है। वे उसे मारने लगते हैं। राष्ट्रपति गोंग जीहून वार्डन को फोन करके रोकने का आदेश देते हैं। बिग माउस ने उनसे पैसे चुराए, वह उन्हें वापस पाना चाहते। बिग माउस मर जाता है। ये नहीं जानेंगे कि पैसे कहाँ हैं। वार्डन फांसी को रोक देता है।
और चांग को कैदी अपनी नई जिंदगी में ढलना पड़ता है। जब उसे उसकी कोठरी में फेंका जाता है तो चांग मीहो को कुछ रिपोर्टरों से बात करते हुए देखता है। वह कैमरे की तरफ चांग को संबोधित करती है और बताती है कि उसने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसे देखने की अनुमति नहीं दी गई। एक अभियोजक चांग से पूछताछ करता है, पता करता है कि क्या वह बिग माउस है। अभियोजक उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन से जोड़ देता है, लेकिन जब वह बड़े सवाल पूछता है तो एपिसोड एक अन्य दृश्य में कट जाता है, बिना यह बताए कि चांग बिग माउस है या नहीं। जेहून दोस्तों से जेल में मिलकर बताता है कि उन्हें बिग माउस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसे पहले पैसा ढूंढना है। वार्डन इस बातचीत को अपने कैमरों के माध्यम से देखता है, जबकि वह पॉपकॉर्न खाते हैं। यह स्थिति दिलचस्प है, क्योंकि इनमें से कुछ शक्तिशाली लोग बिग माउस को मरवाना चाहते हैं, जबकि अन्य नहीं चाहते। वार्डन चांग से बात करता है, उससे पूछने के लिए कि क्या वह बिग माउस है। शुरुआत में वह दोस्ताना होता है, लेकिन वह और अधिक गुस्से में आता है जब चांग चिल्लाता है कि वह बड़ा माउस नहीं है। चांग निराश है क्योंकि चीजें बिगड़ी और परवाह नहीं करता कि वह जीवित रहता है या मर जाता है। वह एक जेल बॉस जिसका नाम चुनसिक है से लड़ाई करता है, पर उसे लगता है कि जीने की इच्छा निराशा से ज्यादा है और वह उसे हरा देता है। फिर वह साइको सीरियल किलर को घेरता है और मारने को उकसाता है, लेकिन सीरियल किलर रोने लगता है जब चांग उसकी मां का जिक्र करता है। इस घटना के कारण अन्य कैदी मानने लगते हैं कि वह बड़ा माउस है। उसके जैसे एक प्रसिद्ध अपराधी में किसी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत होती। चांग दिखावा करता है कि वह भागने वाला है ताकि गार्ड उसे गोली मार दें, लेकिन वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसका कारण वार्डन कैमरों से देख रहा है कि क्या हो रहा है और वह आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है। अगले दिन कैदियों को नालियों की सफाई पर ले जाया जाता है, लेकिन जब गार्ड खाना लाते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि वे इसे घिनौना मानते हैं। चांग ने बड़े माउस के व्यक्तित्व से पहचान बनाना शुरू किया है और वह दंगा शुरू करता है। कैदी मल की बाल्टियां पकड़ गार्डों पर हमला कर देते हैं। किसी बिंदु पर चीजें बढ़ जाती हैं और वार्डन को उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। चांग उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है कि अगर वार्डन पार्क उसे दुखी करता है तो वह उसे और 3 शक्तिशाली लोगों को मारेगा। वार्डन पीछे हटता है और कैदियों को बेहतर खाना लेने की अनुमति देता है। कुछ समय बाद चांग को सूचित किया जाता है कि उसका वकील उससे मिलने आया है। मीहो भी साथ आई है क्योंकि उसे चांग के तलाक के कागजात मिले हैं और वह उसे कोई और कदम उठाने से रोकना चाहती है। चांग उसे समझाता है कि वह उसे सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए तलाक लेना उसे सुरक्षित रखेगा। दूसरी ओर मीहो उनके अतीत को नहीं भुला सकती और उसकी पत्नी बने रहने पर जोर देती है। वह उसका समर्थन करती है और वह उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो। बाद में चांग को एकांत कारावास में ले जाया जाता है और वहीं उसकी पहचान वास्तव में बिग माउस के साथ मिल जाती है। उसकी आवाज मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग की बातों को नजरअंदाज करती है। कहती है कि एक आदमी वह व्यक्तित्व बन सकता है जिसे वह अपने अवचेतन मन में दोहराता है। जब उसे आम जनसंख्या में लाया जाता है तो चांग एक बदला हुआ व्यक्ति होता है। हर कोई उसकी पूजा करता है कैदियों हेतु, और चांग इसे एक कदम आगे ले जाने वाला है। वह अपने साथी कैदी जेरी से कहता है कि वह कैदियों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। कैदी उससे मिलने आते हैं ताकि वे उससे अपनी इच्छाएं मांग सकें। उनमें से एक नेता, जिसने चांग से अपनी खोई हुई बेटी को खोजने के लिए कहा, वह लंबे समय से गायब है और किसी को भी उसके ठिकाने का पता नहीं है। उसने खुद उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन चीजें जटिल हो गईं और वह जेल में आ गया। फिर मनोविकारी सीरियल किलर ने चांग से अपनी मां की मदद करने के लिए कहा। वह बीमार है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बीच मीहो अस्पताल में एक नर्स के रूप में नई नौकरी शुरू करती है, जहां मेयर की पत्नी काम कर रही है। वह यह काम प्रोफेसर सीओ जानकारी पाने की उम्मीद में कर रही है। डैश कैम वीडियो प्रोफेसर सीओ ने एक पेपर पीछे छोड़ दिया है, कुछ शक्तिशाली लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह कैंसर रोगियों की देखभाल करता काम करती है और एक की मदद करती है, उनका दिल रुक जाता है। मीहो सीपीआर देती है, मरीज की जान बचाती है, लेकिन उसकी प्रशंसा ह्यून उसे डांटता है। मीहो नई है और उसे नहीं पता। इस मंजिल के सभी मरीजों के रिश्तेदारों ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं कि ऐसे मामलों में उनके लोगों को सीपीआर न दिया जाए। मीहो को बहुत अजीब परेशान करने वाला लगता है, लेकिन उसे सावधान रहना जानकारी जुटानी। जब वह बाहर ब्रेक लेती है, वह देखती है कि अस्पताल का एक आदमी एक महिला को उसके रिश्तेदार के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है जो अस्पताल में मरीज है। जेल के अंदर 3 शक्तिशाली आदमी वार्डन को बातचीत के लिए बुलाते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि वे चांग को मारना चाहते हैं। वार्डन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जेहून से अलग आदेश हैं। दूसरी ओर वह उन 3 आदमियों द्वारा दी जा रही बड़ी रकम को मना नहीं कर सकता। वे वार्डन से नजरअंदाज करने के लिए कह रहे हैं। 3 विशेष इस मिशन कुछ कैदियों को जुटाते हैं। गार्ड इनको चांग और उसके अनुयायियों सहित क्षेत्र में बंद कर देते हैं। दोनों समूह लड़ाई लड़ते हैं। सीरियल किलर एक चाकू निकालता है और चांग की ओर बढ़ने लगता है, वह उसके अनुयायी के रूप में दिखा रहा हो।
कमरे नेता उसे देखता है और रास्ते कूद जाता है, चांग को हमले से बचा लेता है। वार्डन को हस्तक्षेप करना पड़ता है और लड़ाई को रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो जेहून को पता चल जाएगा कि वह इसका हिस्सा था। अगले दिन अस्पताल में एक और घटना होती है जब मीहो एक मरीज को 2 मिलीग्राम दवा देती है। मुख्य नर्स उसे डांटती है क्योंकि उसे 1 मिलीग्राम देना चाहिए था। उनके विवाद को सुलझाने के लिए वे कंप्यूटर पर मरीज के कार्ड को देखते हैं ताकि पता चल सके कि उसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या है। डोज वास्तव में 1 मिलीग्राम है, लेकिन मीहो कहती है कि किसी ने संख्या बदल दी है क्योंकि ये पहले 2 मिलीग्राम था। उसके पास इसका सबूत है क्योंकि उसने अपने फोन पर एक स्क्रीनशॉट लिया है। बाद में ह्यून सम्मेलन में कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और मीहो आक्रामक होने का निर्णय लेती है। जब ह्यून बोल रहा होता है तो वह उछलकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसने प्रोफेसर सीओ का पेपर पढ़ा है। इसके अनुसार वे कई चीजें सही चिकित्सा नीतियों के विपरीत कर रहे हैं। जब मीहो अपने घर लौट रही होती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सौभाग्य से वह अपने पिता से मिलती है और सुरक्षित घर लौट सकती है। कैप्शन, उसे मेयर का कॉल आता है जो उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहते हैं। जेल के अंदर घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो चांग के पक्ष में काम करती है। उसके हमलावरों में से एक अपनी कोठरी में एकांत कारावास में मर जाता है। गार्ड्स का मानना है कि इस आदमी ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वहां कोई और नहीं जा सकता। निश्चित कैदी चिल्लाना बंद नहीं कर सकता कि उस बड़े चूहे ने इस आदमी को मार डाला। डॉक्टर कैदी को देखने आता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह पागल है। जब कैफेटेरिया कुछ कैदियों को आम जनसंख्या छोड़ा जाता है, सभी की नजरें पर होती हैं, क्योंकि उनके और बिग माउस के बीच तनाव बढ़ सकता है। जब ये लोग खाने के लिए बैठते हैं तो उनमें से एक को जहर दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सभी कैदी देखते हैं, ये मानते हुए कि बिग माउस अपने विरोधियों को एक एक करके खत्म कर रहा है। उसी समय चांग इस संभावना पर विचार करता है कि बिग माउस उसी जेल के अंदर है और वास्तव में वही है जिसने उसे फंसाया है। जल्द ही जीहुन जेल में चांग से बात करने आता है और उससे कहता है कि वह उसका पैसा वापस कर दे। चांग उसे पैसा देने वाला नहीं है, लेकिन जीहुन सोचता है कि वह कैसे पक्का कर सकता है कि चांग बिग माउस है। बिग माउस ने कुछ ड्रग डीलरों के साथ व्यापार किया और उससे उन शीर्ष ड्रग डीलरों के नाम पूछता है जिनसे वह जुड़ा था। चांग इन नामों को नहीं जानता, इसलिए वह अपने ग्राहकों को सुरक्षित और निजी रखना पसंद करता है। जीहुन को यकीन नहीं होता और वह उसे 5 दिन देता है नाम बताने के लिए, नहीं तो वह मान लेगा कि वह बिग माउस नहीं है और उसे मार डालेगा। जब जीहुन चला जाता है, चांग एक गार्ड पर हमला करता है ताकि उसका फोन हासिल कर सके और मेयर को फोन करके नाम पूछता है। मेयर ने वह नामों की सूची अभियोजक से प्राप्त की है, लेकिन वह चांग की मदद करने से इनकार कर देता है और फोन काट देता है। जेल के अंदर वार्डन और उसके कुछ गार्ड कैफेटेरिया की फुटेज की समीक्षा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति ने साइनाइड की गोली निगल ली थी। इसका मतलब है कि उसने खुद को खत्म कर लिया और उसे बिग माउस ने नहीं मारा। वार्डन चांग की कोठरी की तलाशी का आदेश देता है, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। वार्डन चांग से कहता है कि उसका राज पता है, पूजा जाना पसंद है, उसने उन लोगों को नहीं मारा। चांग दावा करता है कि उन लोगों को मारने के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं करना पड़ा। वे खुद को खत्म करने के लिए कैसे राजी हुए? जीहुन का पीछा किया जा रहा है। वह मदद अपने पिता को मैसेज करती है। श्रीमान घी ना और सुनताई, जो चांग का दोस्त और वकील है, उस आदमी को रोकते हैं और उसे हथकड़ी लगा देते हैं। वह आदमी बताता है कि वह मेयर का सचिव है, इसलिए चोई स्थिति स्पष्ट करने के लिए जीहुन से मिलने जाता है। वह दावा करता है कि वह उसके बारे में चिंतित था, इसलिए उसने पक्का करने के लिए अपने सचिव को उसका पीछा करने के लिए कहा कि वह ठीक रहेगी। वह उसे बिग माउस के शीर्ष 5 ड्रग ग्राहकों की सूची भी सौंपता है। जीहुन समय बर्बाद नहीं करती और अपने पति से मिलने जाती है ताकि उसे सूची सौंप सके। जेल के अंदर बहुत सारे सट्टेबाजी के कार्ड अंदर तस्करी किए जाने लगते हैं, क्योंकि कैदी बिग माउस और 3 वीआईपी के बीच युद्ध में कौन जीतेगा इसकी भविष्यवाणियों के साथ पागल हो जाते हैं। गार्ड्स सट्टेबाजी खत्म करने की कोशिश करते हैं। बिग माउस 3 वीआईपी से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह बिग माउस है, तो वे इस पर सट्टा लगाते हैं। चोई जीहुन से एक आर्ट गैलरी में मिलते हैं और शक्तिशाली मीडिया व्यक्ति बताता है कि सूची नकली थी। चांग उसे नकली नाम देगा जो साबित करेगा कि वह बिग माउस नहीं है। चोई चांग को चेतावनी देने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि फोन वार्डन के हाथ में है। गार्ड चांग कोठरी से मीटिंग रूम ले जाते हैं। भीड़ बिग माउस के लिए जयकार करती है जब वह जेल के माध्यम से चलता है, जबकि मेयर जेल के अंदर जाने का रास्ता बनाता है। चोई चांग से बात करना चाहता है, लेकिन वार्डन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। वह अपने गार्डों को चांग को ले जाने का आदेश देता है और वकील जल्द ही 3 वीआईपी से मिलता है।
जी हुन उसका इंतजार कर रहा है, खेल में शामिल होगा। चोई नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह कक्ष में शामिल हो जाता है। वार्डन खेल के नियमों को प्रस्तुत करता है। जिहून शीर्ष 5 दवाओं के नाम लिखने जा रहा है। बिग माउस ग्राहकों के नाम एक कागज पर लिखेगा, उसे मोड़ देगा ताकि कोई न देखे। फिर बिग माउस वही नाम लिखेगा और वे कागजों की तुलना करेंगे कि क्या नाम मेल खाते हैं। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि बिग माउस हार जाएगा, लेकिन जब वे उसका कागज खोलते हैं तो वे आश्चर्यचकित होते हैं कि नाम पूरी तरह से मेल खाते हैं। कुछ कैदी परिणाम से खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शर्तें जीत ली हैं। बैठक कक्ष के अंदर चोई अपने आप से सोचता है कि चांग वास्तव में बिग माउस है और उसे खेल रहा है। दूसरी ओर जीहून घोषणा करता है वह नहीं मानता चांग बिग माउस है। वह सभी को सूचित करता है पीटर हांग एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या यह वास्तव में बिग माउस है? पीटर हांग वह फंड मैनेजर है जिसे बिग माउस ने अपना पैसा दिया ताकि वह इसे निवेश करके सफेद कर सके। चांग को पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है ताकि हांग देख सके। अभियोजक पूछता है क्या यह बिग माउस है? हांग का अलार्म घड़ी बजती है और उसे इंसुलिन की सुई लेनी है। वह सवाल का जवाब देने से पहले एक सुई लेता है पर अंत में मर जाता है। फिर जीहून चोई से निजी बात करता है, पूछता है क्या वह बिग माउस है? चोई असहज होता है। जीहून कहता है मजाक कर रहा हूँ। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों के बीच कुछ दुश्मनी है। एक व्यक्ति है जिसे एल्डर कहा जाता है जो शहर को चलाता है और उसने दोनों को वह बनाया है जो वे हैं। जीहून ईर्ष्या करता है क्योंकि एल्डर चोई को उससे अधिक पसंद करता है। बाद में जीहून उसे डिनर पर आमंत्रित करता है क्योंकि अगर वह वास्तव में बिग माउस की पत्नी है तो वह भी उतनी ही खतरनाक है जितना कि वह उससे प्रोफेसर सीओ के पेपर के बारे में बात करता है और उसे खरीदने की पेशकश करता है। उसे बस इसके लिए एक कीमत बतानी है। जीहून उसके साथ बातचीत नहीं करने वाला है, इसलिए वह बस चली जाती है। जब सट्टेबाजी से हुई कमाई का वितरण होता है तो चांग कुछ पैसे वार्डन को देता है और उससे कहता है कि वह उससे दूर रहे। 3 वीआईपी घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं और वे कल्पना करते हैं कि बिग माउस उन्हें कैसे मारेगा। जल्द ही जीहून फिर से जेल का दौरा करता है 3 शक्तिशाली लोगों से मिलने, लेकिन फिर वह बिग माउस पर ठोकर खा जाता है। वे बात करते हैं। जीहून को उसकी पत्नी का फोन आता है जो उसे बताती है कि किसी ने उसे कुछ फूल भेजे हैं जो आमतौर पर अंतिम संस्कार के समय भेजे जाते हैं। स्पष्ट चांग की चाल है जीहून को उसकी पत्नी से दूर रहने की चेतावनी। बाद में चांग को डॉ 3 वीआईपी में से हान के पास पहुंचता है। वह कहता है कि उसने वीडियो देखा है और वह जानता है कि डॉ हान गाड़ी चला रहे थे जब उन्होंने और उनके दोस्तों ने सीओ को मार डाला। इसका मतलब है कि जब उनके मुकदमे का समय आएगा तो उसे हत्यारे के रूप में सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन चूंकि अधिकारियों के लिए कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है, चांग चाहता है कि वह अदालत में सच बोले। डॉ हान वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चांग उन्हें लगभग मारकर एक कड़ा सबक सिखाते हैं। जब वे हान को जगाते हैं तो वह मानते हैं कि चांग के अनुसार करना चाहिए। इस बीच मिहो अस्पताल में मुख्य नर्स का पीछा करती है क्योंकि वह संदिग्ध है। मिहो एक भंडारण कक्ष में पहुंच जाती है, लेकिन वह कहीं भी मुख्य नर्स को नहीं ढूंढ पाती। गार्ड और सुश्री ह्यून भंडारण कक्ष में प्रवेश करते हैं और मिहो से बाहर आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे कैमरों में देख लिया है। मिहो बाहर आती है और दिखावा करती है कि वह कुछ चिकित्सा सामान ले रही है। गार्ड को याद दिलाती हैं कि उसे कभी भी भंडारण कक्ष के अंदर के गुप्त हिस्से में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पिछले निदेशक भी यही कहते थे। अगले दिन चोई मिहो से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसका पति सभी को धोखा दे रहा है और वह वास्तव में बड़ा माउस है। मिहो इस पर नहीं मानती। चोई बताते हैं जो सूची उन्होंने दी थी ड्रग ग्राहकों के नकली नामों से भरी थी। चांग ने सही नाम बताए जब उसने जीहून का सामना किया। अस्पताल के कर्मचारी कैदियों पर कुछ दंत चिकित्सा कार्य करने के लिए आते हैं और मिहो को उसकी पत्नी से एक एक करके मिलने का मौका मिलता है। वह जानना चाहती है कि क्या उसका पति वास्तव में बड़ा माउस है। बात करते समय वार्डन उन पर नजर रखता है, लेकिन चांग को पहले से संदेह होता है। वह मिहो को उस क्षेत्र में बाहर ले जाती है जहां वार्डन उन्हें सुन नहीं सकेगा और उसे सच्चाई बताता है। जीहून के साथ मुकाबले से एक दिन पहले किसी ने पीछे से उसके सिर पर एक बैग डाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसके दोस्त जेरी ने उसे जगाया तो चांग को उसके पास टैरो कार्ड मिला जहां 5 नाम लिखे थे। उसे नहीं पता था कि यह चाल थी या नहीं, इसलिए उसे चोई के नामों का उपयोग करना चाहिए या टैरो कार्ड के। लेकिन जब उसे 3 वीआईपी से मिलने का समय आया तो चोई उससे मिलने आया और वह चिंतित दिख रहा था। यही बात उसे समझ में आई कि कुछ गड़बड़ है और उसने टैरो कार्ड से नामों का उपयोग किया। उस दिन से असली बड़ा चूहा उससे संवाद करने के लिए टैरो कार्ड का उपयोग करता है। चांग कार्डों के अर्थ को समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है। जब एक कार्ड सामान्य दिशा में रखा जाता है तो उसे पता होता है कि असली बड़ा चूहा कुछ करने वाला है। जब कार्ड उल्टा रखा जाता है तो उसे पता होता है कि उसे खुद कुछ करना है।
उसी समय हान अपनी पत्नी के साथ कुछ निजी समय बिताना चाहता है और उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन जंग नहीं चाहती क्योंकि कमरे में कैमरे हैं और कोई उन्हें देख सकता है। हान गुस्सा कर उसे मारता। जब अस्पताल स्टाफ बाहर जाता है तो मीहो जंग की गर्दन पर चोट के निशान देखती है और उसे बताती है कि मदद चाहिए तो वह मदद कर सकती है। उस रात मीहो को घर लौटते समय एक फोन कॉल आता है। लाइन के दूसरी तरफ वही है जो कुछ दिन पहले अस्पताल में थी, जब एक आदमी उसे अस्पताल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। महिला सीओ का पेपर मौजूद है और यह एक आभूषण के टुकड़े में छिपा हुआ है। सीओ ने अपनी मृत्यु से पहले महिला से संपर्क किया, महिला से एक क्रॉस की तरह दिखने वाले आभूषण के टुकड़े के अंदर कुछ छिपाने के लिए कहा। महिला बोलते ही एक हत्यारा उसके पीछे आता है और उसे धक्का देकर मार देता है। मीहो ह्यून से क्रॉस के बारे में पूछती है। उसने उसे अपनी गर्दन के चारों ओर देखा है। निर्देशक बिना झिझक क्रॉस दे देता है ताकि मीहो जांच सके। मीहो पूरी कोशिश करती है और हर कोण से क्रॉस को खींचती है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी छिपा नहीं होता। जब वह घर लौटती है तो वह एक फोरम का वीडियो देखती है जहां ह्यून और जांग बात कर रहे हैं। अन्य लोग महसूस करते हैं कि जांग ने एक हार पहना हुआ है, क्रॉस का प्रतीक। ये वही गहना हो सकता है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जांग प्रोफेसर सीओ से उस रात मिली जब वह घर से भाग रही थी क्योंकि हान ने उसका शोषण किया था। सीओ ने उसकी देखभाल की और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। किसी समय पर सीओ ने उसे उपहार के रूप में हार दिया। वर्तमान में वापस 3 वीआईपी को अदालत ले जाया जा रहा है जहां हान को सच बताना है, लेकिन वार्डन ने सावधानियां बरती हैं और चुनसिक का गिरोह हान को रोक कर रखता है ताकि वह बाकी 2 के लिए चीजें खराब न कर सके। चांग हंसने लगता है क्योंकि यह उसकी योजना शुरू से ही थी। वह जानता है कि हान सच नहीं बताएगा अगर वह इस जेल से बाहर भी चला जाए। चांग के अनुयायी दिखावा करते हैं कि वे चुनसिक के लड़कों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान वे चर्च के अंदर पवित्र मैरी की मूर्ति तोड़ देते हैं। चांग की असली योजना बिग माउस को पकड़ने की है। वह मूर्ति को एक नई मूर्ति से बदल देगा, लेकिन नई मूर्ति में एक कैमरा लगाया जाएगा। इस तरह वह देख सकेगा कि कौन चर्च में उसे टैरो कार्ड देने आता है। इस बीच अस्पताल में एक और कैंसर मरीज की मौत हो जाती है। मीहो अधिक जानकारी चाहती है, इसलिए वह मरीज के रिश्तेदारों से मिलने जाती है ताकि संवेदना जताने। वह सुनती है कि रिश्तेदारों ने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे उसमें था कि मृत मरीज का अंतिम संस्कार हो, दफनाया नहीं जाना चाहिए। यह मीहो को संदेहास्पद लगता है क्योंकि यह एक एहतियाती उपाय जैसा लगता है। यदि एक शरीर दफनाया जाता है तो उस पर जांच सकता है। मीहो कार्रवाई करती है और मुर्दा घर जाती है ताकि एक मृत शरीर से कुछ खून निकाल सके। वह मुर्दा घर से बाहर निकलती है। युन उसका इंतजार करता है और गार्ड्स को तलाशी का आदेश देता है। मीहो ने चालाकी की है और उसके पास कुछ भी नहीं है। वह वापस मुर्दा घर जाती है और खून वाली बोतलें निकाल लेती है। जब वह लिफ्ट में प्रवेश करती है तो एक हत्यारा ऊपर के हैच से अंदर कूदता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सौभाग्य से छोई पास में होता है और जब लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं तो हत्यारे को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेल के अंदर कुछ दिनों बाद चांग कैमरा चेक करता है और महसूस करता है कि जेरी चर्च में आ जा रहा है। हालांकि वह यह भी देखता है कि वीडियो में 30 मिनट का अंतराल है, जिसका मतलब है कि किसी ने इसे संपादित किया है, संभवतः असली बड़ा माउस। इसका मतलब है कि जेरी बड़ा माउस नहीं है, बल्कि वह गलती से चर्च में आ गया था। जल्द ही जेरी जीहून आती है, वादा करती है कि अगर वह चांग को जहर वाली चाय पिलाएगा तो उसकी आजादी खरीद लेगी। जेरी पछताता है और जीहून को बताता है कि उसके पति को फूड पॉइजनिंग है। जीहून और उसके पिता समय पर हस्तक्षेप कर चांग को बचा लेते हैं। फिर वे जेरी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और आभार स्वरूप उसे कुछ पैसे देते हैं। जब चांग अस्पताल में सो रहा होता है, एक गार्ड उसका अंगूठा दबाता है, खून से कागज पर हस्ताक्षर करता। वह पार्किंग लॉट जीहून से मिलता और हस्ताक्षरित कागज देता। जीहून अपने पति के साथ कुछ समय बिताती है, लेकिन गार्ड उसे ज्यादा देर रहने की अनुमति नहीं देते। जल्द ही चांग को बाहर ले जाया जाता है और वह अपनी पत्नी को गले लगाता है। रास्ते में चांग को एहसास होता है कि गार्ड उसे वापस जेल नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए वह उनसे लड़ने और भागने की कोशिश करता है। गार्ड उसे इंजेक्शन देते हैं और चांग को मानसिक अस्पताल ले जाते हैं। चांग सपने स्वयं जेल के चर्च देखता है। बिग कन्फेशन बूथ जाता है। चांग पीछे से पकड़ता है, लेकिन बिग माउस ने मास्क पहना है। दोनों के बीच लड़ाई है और चांग उसका मास्क हटाने में सफल होता है, लेकिन वह केवल अपना ही चेहरा देखता है। चांग समझता है कि वह एक सफेद कमरे में है। वह बंधा हुआ है और कैद में है, कोई भी हरकत करने में असमर्थ है। नर्सें उसके साथ छेड़छाड़ करती हैं क्योंकि उन्हें स्पष्ट निर्देश हैं कि उसे सोने नहीं देना है।
अभियोजक जीहुन को समझाता है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उस सीरम की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके जिसे वे चांग को इंजेक्ट करने वाले हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो चांग कुछ दृश्य देखने लगता है। एक चूहा उसकी टांग पर कूदता है, फिर कमरा चूहों से भर जाता है और वह डर जाता है। जीहुन चांग से पूछता है वह बड़ा चूहा है, जबकि वह सच के सीरम के प्रभाव में है। चांग जवाब देता है कि वह नहीं है और फिर जीहुन उससे पूछता है कि उसने उससे चुराए पैसे कहाँ छुपाए हैं। चांग जवाब देता है कि उसने उसका पैसा नहीं चुराया है, लेकिन फिर वह कुछ सेकंड के लिए सो जाता है और एक सपने में अपनी पत्नी के साथ शहर के पास एक पहाड़ पर की गई यात्रा को देखता है। जब वह फिर से जागता है तो जीहुन उसे सच के सीरम की दूसरी खुराक देने वाला होता है। अभियोजक उसे चेतावनी देता है कि दूसरी खुराक से हृदयाघात हो सकता है, लेकिन जीहुन को वास्तव में परवाह नहीं है। ये आदमी उसे नहीं बता रहा है कि उसका पैसा कहाँ है। चांग जीवित रहना चाहता है, इसलिए वह उन्हें उस पहाड़ का नाम बताता है जहां वह अपनी पत्नी के साथ गया था। इस तरह वह अपने लिए कुछ समय खरीद लेता है। जीहुन और उसके सहयोगी पहाड़ पर जाते हैं और उस स्थान पर खुदाई करते हैं जहां पैसा होना चाहिए। हालांकि उन्हें एक लकड़ी का डिब्बा मिलता है, उसके अंदर केवल एक सोने की छड़ होती है। जीहुन मानसिक अस्पताल लौटता है और पैसे की मांग करता है। जब चांग पता है जीहुन कुछ सोना मिला है तो उसे एहसास है बिग माउस उस पर नजर रख रहा है। इस जगह में भी मानसिक अस्पताल में आग लगती है और चांग भागने में सफल हो जाता है। बड़ा नर्स लड़ाई शुरू कर देते हैं। जो दमकल कर्मी मानसिक अस्पताल घुसते हैं, एक चांग की मदद करता है। साबित होता है कि जेरी है। जेरी अपने सेलमेट को आश्रम से बाहर लाता है और उसे एक कार की चाबियां देता है। चांग को पता चलता है कि जेरी बताता है बिग माउस ने पैसे दिए थे। चांग सोचता है क्या जेरी बिग माउस से मिला था। युवा व्यक्ति के पास समय नहीं है, वह चला जाता है। दुर्भाग्यवश जेरी को पुलिस रोक लेती है। वह भागते हुए घायल होता है। पुलिस हर जगह चांग की तलाश कर रही है और कैदी उस रात बाद में एक रोड ब्लॉक पर ठोकर खाता है। पुलिसकर्मी उसकी कार की जांच कर रहा है, फोन निकालता है और जो चेहरा वह देख रहा है उसकी तुलना अपने फोन पर भगोड़े के चेहरे से करता है। अधिकारी उसे जाने की अनुमति देता है। कैमरा उसके कान के पीछे एक टैटू है। अगली सुबह जीहुन और समूह कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं। वे प्रोफेसर सीओ के मामले पर बात करने के लिए वेब पर 800,000 सब्सक्राइबर्स वाले एक शो को जानकारी लीक करते हैं। वे अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। चांग ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका अपहरण किया गया था। जब वह अभियोजक को देख तो जीहुन कहती है कि उसे काम करना चाहिए और वह फोन देने को कहता है ताकि वह सुनिश्चित कर सके वह छिपा नहीं रही। चांग सूनतार फोन पत्नी से बात करने कहता है उसे शांत करने। वो बोले वो सबको बेनकाब करेगा, जिसमें बिग माउस भी शामिल है। एक दिन बाद 3 व्यक्तियों को अदालत ले जाया जाता है, जबकि चांग शो लाइव स्ट्रीम में दिखाई देता है। मुकदमा शुरू होते ही चांग भविष्यवाणी करता है कि तीनों को रिहा कर दिया जाएगा। वह समझाता है कि मुकदमा दिखावा है, लेकिन इसे विश्वसनीय दिखना चाहिए। वकील 3 व्यक्तियों के खिलाफ 3 तर्क प्रस्तुत करेगा, जिनमें से एक यह है कि उनकी डीएनए मृत शरीर पर उनके ट्रंक में पाया गया था। हालांकि 3 व्यक्ति इसे इस तरह पलट देंगे कि वे दिखावा करेंगे कि वे प्रोफेसर साइयो को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह उनकी डीएनए मृत शरीर पर पाई गई। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि 3 हत्यारों ने यह चाल तब सोची जब उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी डीएनए मृत शरीर पर पाई जाएगी। इंटरनेट पर यह खबर फैल जाती है कि बिग माउस जीवित है और वह मुकदमे के बारे में सटीक भविष्यवाणियां कर रहा है। जीहुन को सचिव द्वारा सूचित किया जाता है और वह अभियोजक को संकेत देता है जज से ब्रेक के लिए कहें। जब बुरे लोग फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जीहुन को मिस से फोन कॉल आता है, जंग, जो उसे बताती है कि उसके पास सीओ का पेपर है। वह उसे पेपर देने जा रही है अगर वह उसे बदले में कुछ दे सकता है। वह चाहती है कि उसका पति तलाक के कागजात ईमेल से भेजेगी। जीहुन काम करता है और हान को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करता है, इससे पहले कि वह उन्हें जंग के पास ले जाए। जंग को तलाक पेपर मिलते हैं। वह जीहुन को सीओ के पेपर के साथ एक यूएसबी देती है। हालांकि जीहुन नाराज हो जाता है क्योंकि यह उबाऊ पेपर है। वह जंग से कहता है वह उसे धोखा नहीं दे सकती। 3 आदमी जिन्होंने सीओ को मारा चालाक लोग हैं। उन्होंने उसे महत्वपूर्ण चीज के लिए मारा, लेकिन फिर जीहुन समझता है कि वह पूरे समय कैमरे पर था। वह कैमरा पकड़ता है और उसे नष्ट कर देता है। जेहुन चाहते हैं कि जांग वहीं उनके साथ रहे, लेकिन मेयर हस्तक्षेप करते हैं और उनकी मदद करते हैं बाहर जाने में। इस बीच चांग कोर्ट हाउस के बाहर प्रकट होते हैं और वादा करते हैं कि वह जनता के सामने सच्चाई उजागर करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल लौटना पड़ता है। उसी समय जेरी अस्पताल में जागते हैं, जबकि एक डॉक्टर जिसकी कलाई पर टैटू है उन्हें एक संदेश के साथ एक कागज का टुकड़ा देता है। चांग जेल लौट जाते हैं।
इस बीच मेयर के पास एक गुप्त स्थान है जो सोने की छड़ों और संवेदनशील जानकारी से भरा हुआ है। अगली सुबह बुजुर्ग 3 पूर्व कैदियों के साथ बैठक करने का अनुरोध करते हैं ताकि उन्हें डांट सकें। चांग भी अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं ताकि प्रोफेसर सियो का पेपर उन्हें दे सकें। जांग से चुपचाप लिया। वह बुजुर्ग को बताते दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें नुकसान करे। वे बाहर जाते हैं। तीनों आदमी चोई से मिलते हैं। उसने उन्हें मूर्ख बनाया पर मेयर आगे हैं। डैश कैम वीडियो दिखाता है कि उन्होंने उसी रात चोई को फोन किया था जब उन्होंने सीओ को मारा था। तब चोई उन्हें बताया वे उससे मिलने जाएं, वह शरीर का ख्याल रखेगा। मेयर ने दुर्घटना करवाई जिससे तीनों आदमियों को शरीर उजागर किया जा सके। चोई बताता है उसके आदमियों ने डैश कैम वीडियो ढूंढा, उसे दे दिया। उसने उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अगर तीनों आदमी उसे फंसाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। चोई उन्हें बताता है कि उन्हें उसे मुसीबत से बाहर रखने में मदद करनी चाहिए। यही तरीका है जिससे वह उनकी मदद कर सकता है। जेल के अंदर चांग बिग माउस के लिए एक संदेश छोड़ता है, यह कहते हुए कि वह उससे मिलना चाहता है, नहीं तो वह उसकी मदद करना बंद कर देगा। बिग माउस सहमत हो जाता है और वह चांग से मिलने आता है, जो वार्डन को देखकर हैरान हो जाता है। वार्डन पार्क दावा करता है कि बिग माउस है, लेकिन चांग को उस पर यकीन नहीं होता। वार्डन कहता है कि उसने उन आदमियों को मार डाला जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उस पर हमला किया था। कर सकता था क्योंकि उसे इस जेल के अंदर सब कुछ तक पहुंच है। चांग बताता है कि उसने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया है और उसके पास वार्डन की स्वीकारोक्ति टेप पर है। लेकिन दूसरी ओर वह ये नहीं मानता कि वार्डन बिग माउस है। इसके बजाय वह मानता है कि वार्डन सिर्फ एक मोहरा है जिसे बिग माउस इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कुछ कैदियों में अजीब लक्षण विकसित होने लगते हैं और उन्हें कुछ विटामिन खाने की लालसा होती है जो गुनचेन अस्पताल उन्हें दे रहा है। जल्द ही मीहो को गुनचेन अस्पताल से निकाल दिया जाता है और वह जेल में नौकरी मांगने आती है, गुनचेन अस्पताल के पीछे छिपे काले रहस्यों के बारे में अधिक जानकारी पाने की उम्मीद में। उस दिन मीहो एक कैदी की जान बचाती है और वार्डन उसे नौकरी दे देता है। जब इस कैदी को अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उस पर कुछ परीक्षण करते हैं, लेकिन उन्हें उसके रक्त परीक्षण में कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। मीहो को अभी भी शक है और वह इस कैदी से कुछ खून लेती है। बाद में वह खून किसी और को देती है जिसका चेहरा हम नहीं देख पाते। इस बीच चांग रिकॉर्डर मेयर और अभियोजक को देता है, जिससे वार्डन की गिरफ्तारी हो जाती है। उस रात डॉ क्यून एक नशीला कॉफी पीते हैं और एक दुर्घटना में शामिल हो जाती। जब चांग को मीहो के साथ कुछ समय मिलता है तो वह कहता है उसे शक है कि मेयर बड़ा चूहा है। मीहो ने अस्पताल की मुर्दा घर से प्राप्त हालिया रक्त परीक्षण परिणामों में देखा कि रक्त समूह बदल दिया गया था। चांग को याद है जब वह लिफ्ट में हमला हुआ था तब मेयर ने उससे मिला था। शायद जानता था कि उसने मुर्दा घर से बाहर रक्त की बोतलें निकाल ली और बदल दी। अगली सुबह गन सुचुल, जो पूर्व प्रमुख गार्ड और वर्तमान नए वार्डन हैं, कैदियों को कुछ घोषणाएं करने के लिए इकट्ठा करते हैं। उन्हें यह बताने के बाद कि वह नए वार्डन बनने जा रहे हैं, वह घोषणा करते हैं कि वह जेल में लाल बॉक्स लगाएंगे जिनका उपयोग कैदी अपनी शिकायतें गुमनाम रूप से लिखने के लिए कर सकते हैं। फिर वह जोर देकर कहते हैं कि वह सभी की तलाशी लेंगे कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। गण उन्हें एक तंबू के अंदर ले जाते हैं उनकी तलाशी लेने के लिए, लेकिन ऐसा करने का उनका असली मकसद कुछ अलग है। एक फ्लैशबैक, नए वार्डन ने कांग की मदद के लिए बिग माउस खोजने का वादा किया। इसे करने के लिए देखें क्या किसी कैदी के टैरो कार्ड के डिजाइन से मिलता जुलता कोई टैटू है। वे एक कैदी पर ऐसा टैटू पाते हैं और चांग इस पर वार्डन से चर्चा करते हैं। एक दिन बाद पूर्व वार्डन जेल लौटता है, लेकिन इस बार वह एक अधिकारी के बजाय एक कैदी बनने जा रहा है। वह गण थप्पड़ मारता है, लेकिन नया वार्डन दिखाता है कौन जिम्मेदार है। जल्द ही गण कैदियों को इकट्ठा करता, उन्हें पार्क कुछ अन्य कैदियों के साथ दिखाता है जिनमें टैरो डिजाइन का टैटू पाया गया था। बिग माउस ने संगठन बनाई है। जिन लोगों को वह उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है वे इस संगठन का हिस्सा हैं। वार्डन कैदियों को बिग माउस लाने के लिए प्रेरित करता है और वादा करता है कि जो भी बिग माउस को ढूंढेगा उसे विशेष लाभ देगा। इसके अलावा वार्डन स्पष्ट करता है कि चांग बिग माउस नहीं है और वह पूरे समय उन्हें धोखा दे रहा था। कैदी पार्क को पीटना शुरू कर देते हैं ताकि उसे मजबूर कर सकें कि वह उन्हें बिग माउस का असली नाम बताए, लेकिन चांग उन्हें रोकने के लिए उनके रास्ते में कूद पड़ता है। बाद में चांग गन के कार्यालय में घुस जाता है और दोनों के बीच असहमति हो जाती है। वार्डन स्पष्ट कर देता है कि वह इस जेल के अंदर बॉस है और वह इसे अपने तरीके से चलाएगा। चांग मेयर को फोन करता है, लेकिन चोई कहता है कि वह बैठक में है और फोन काट देता है। इस बीच डॉ
आन अपनी पूर्व पत्नी को युवा पाता है, वह उसके बिना नहीं रह सकता। चांग उससे दूर रहने की कोशिश करता है। उनकी मुलाकात लड़ाई में बदल जाती है और वह मारी जाती। मेयर जल्दी से वहां पहुंचता है और मृत शरीर का ख्याल रखता है। वह उसका फोन भी चुरा लेता है और उसके संदेशों को देखता है, यह महसूस करते हुए कि वह मीहो के संपर्क में रही है। मीहो को कैदियों से कुछ खून परीक्षण के लिए देना है। मेयर गन को फोन करता है और उसे कुछ महत्वपूर्ण बताता है। जैसे ही वे फोन रखते हैं, वार्डन घोषणा करता है कि उसे आज रात चांग और मीहो को मारना है। जेल के मैदान में चांग पार्क से कहता है कि वह असली बिग माउस से मिलना चाहता है और यह उनकी आखिरी चेतावनी है। अगर बिग माउस प्रकट नहीं होता, चांग उसकी या उसके संगठन के किसी अन्य सदस्य की मदद करना बंद कर देगा। उस रात चांग बिग माउस के आने का इंतजार करता है, जबकि कोई जेल के अंदर की लाइट्स बंद कर देता है। जब बिग माउस अंधेरे में आता है तो चांग उसका चेहरा देखने के लिए एक लाइटर जलाता है और समझता है कि बिग माउस ही कमरे का नेता है। चांग सबसे पहले यह जानना चाहता है कि बिग माउस ने उसे किसी और के बजाय क्यों चुना। बिग माउस समझाता है कि उसे लगा कि चांग को बचाने की जरूरत है। फिर कहता है जी हून व बुजुर्ग संगठन उसकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार है। वह चैन से नहीं बैठेगा जब तक उन सभी को सजा नहीं देता। चांग कहता है कि वह अब इस खेल का हिस्सा नहीं चाहता, लेकिन बिग माउस बताता है कि अगर वह पीछे हटता है तो वह उसे मार डालेगा। चांग बिग माउस एक नया सौदा सुझाता है। दृश्य कटकर वार्डन के कार्यालय में चला जाता है, जहां वह जीहून को मारने की तैयारी है। उसका भरोसेमंद गार्ड जीहून हमला करता है, लेकिन उसे साइको किलर कैदी द्वारा बचा लिया जाता है। फिर गोन सुचुल काम पूरा करने आता है, लेकिन चांग हस्तक्षेप करता है इससे पहले वह ट्रिगर खींच। पार्क बिग माउस कमरे में आते हैं। पूर्व वार्डन गोन से दुश्मनी है, उसे बंदूक से मार देता है। अब चांग के लिए अपनी चाल चलने समय वह जीहून को फोन करता है और जेल आने के लिए कहता है, चोई को डराता है। फिर बिग माउस हथकड़ी लगाता अधिकारियों को सौंपता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है चांग का बिग माउस के साथ गुप्त समझौता। साधारण शब्दों में चांग रिहाई के बाद वकील बनेगा। वह अदालत में बचाव करेगा और जमानत करेगा। बिग माउस जमानत भरेगा, आजाद होगा। वर्तमान में चांग बिग माउस अधिकारियों को सौंपता है, जबकि मेयर और जीहून देखते हैं। चांग जीहून जाता है और उसे कहता है वह पैसा ले सकता है। चांग रिहा होकर बिग माउस का वकील बनता है। पत्रकार इस विकास को बहुत दिलचस्प पाते हैं, लेकिन चांग आश्वस्त करता है कि वह अपना काम नैतिक रूप से करेगा। कहीं और जीहून बुजुर्ग बिग माउस को खोजने के लिए उसे इनाम देने। बुजुर्ग जीहून की कंपनी के सभी शेयर दान करने वाले हैं, जिससे वह कंपनी को नियंत्रित करने वाला एकमात्र व्यक्ति बन जाएगा। उन्हें ह्यून द्वारा बाधित किया जाता है, जो टीवी चालू करता है क्योंकि बुजुर्ग कुछ देखना चाहते हैं। चांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, दावा करता है कि वह शहर की गंदी चीजों के जिम्मेदार लोगों के पीछे है। यह सुनकर बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं और अपनी दान राशि वापस ले लेते हैं, क्योंकि जीहून ने काम नहीं किया। जीहून उसे समझाता है कि वह चांग का ख्याल रखेगा, लेकिन बुजुर्ग घोषणा करते हैं कि इस आदमी को कम नहीं आंकना चाहिए, वही है जिसने बिग माउस को खोजा था। कुछ दिनों बाद बिग माउस रिहा हो जाता है और वह कुछ शर्तों के तहत स्वतंत्र है, जैसे कि पुलिस द्वारा वास्तविक समय में ट्रैक किया जाना। चांग उसे रेस्तरां छोड़ता है और बिग माउस बताता है कि उसने बेटी के साथ अच्छा समय बिताया। अंत में चांग को कल रात रेस्तरां आने का निमंत्रण देता है ताकि संगठन के उच्चतम रैंक सदस्यों से मिल सके, लेकिन चांग वहां से जाता है, इमारत में विस्फोट हो जाता है। पुलिस जांच पूरी करने के बाद चांग इमारत में अंदर जाता है देखे, लेकिन उस पर एक हत्यारे द्वारा हमला किया जाता है। हत्यारा उसे चाकू मार देता है, लेकिन जेरी दोस्त संग आता है और वे हत्यारे को रोक देते हैं। जेरी चांग को संगठन की एक बैठक में ले जाता है, जहां बिग माउस द्वारा छोड़ी गई एक वीडियो देखते हैं। चूंकि वे यह वीडियो देख रहे हैं, वह पहले ही मर चुका है। वह समझाता है कि किसी को उसकी जगह लेनी होगी और वह घोषणा करता है कि चांग नया बिग माउस बनने जा रहा है। पार्क को यह निर्णय पसंद नहीं आता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। किसी भी स्थिति में चांग कहता है कि वह हमेशा बिग माउस नहीं रहेगा। वह केवल तब तक बिग माउस रहेगा जब तक काम खत्म नहीं करता। जल्द ही ताई बैठक में आता है, प्रकट करते हुए कि वह हमेशा से संगठन का हिस्सा रहा है। पार्क चांग को परेशान करता है, इसीलिए वह उसे बांध देता है, एक कार में फंसाता है और पेट्रोल से धोता है। अब पार्क के पास केवल दो विकल्प हैं, निर्णय स्वीकार करे या संगठन छोड़े। मेयर पर जिम में हमला होता है, जहां वह तैराकी जाता है, लेकिन वह खुद को बचाने में सफल होता है। जब यह सब हो रहा होता है, युन गुनशिन अस्पताल के अंदर गुप्त प्रयोगशाला का दौरा करता है और वहां छिपे रहस्यों को देखता है। श्रृंखला अभी तक हमें कुछ भी प्रकट नहीं करती है। फिर वह गुप्त प्रयोगशाला को नष्ट करने का निर्णय लेती है और अपने कदम पर चर्चा करने के लिए बुजुर्ग से मिलने जाती है।
बुजुर्ग नाराज होते हैं, लेकिन यून समझाती है कि उसने प्रयोगशाला नष्ट की क्योंकि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं थी। वह नई प्रयोगशाला बनाएगी और भरोसेमंद लोगों को काम करने देगी। ह्यून इसे एक कदम आगे ले जाती है और कहती है कि उसे सब सही करने के लिए धन चाहिए। वह जीहून की कंपनी के शेयर मांगती है। बुजुर्ग दान कर देते हैं। बेशक जीहून इससे बहुत नाराज है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। इस बीच मेयर एक दिन पहले हुए हमले के बारे में रिपोर्टरों से बात करते हैं और उन्हें हमलावरों के बारे में अनुमान न लगाने के लिए कहते हैं जब तक पुलिस के पास उनके लिए कुछ विश्वसनीय नहीं होता। उस रात जीहून अपने दोस्तों के साथ कुछ पेय लेता है, लेकिन अगले दिन उसके लिए एक आश्चर्य इंतजार कर रहा है। चांग उसे फोन करता है और मिलने के लिए कहता है। उनकी मुलाकात के दौरान चांग उसे बुजुर्ग से मिलवाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। चांग उसे यह कहकर आकर्षित करता है कि वह उसे चांग को हराने में मदद करेगा। वह जानता है कि वे दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं। चांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि वह आगामी चुनाव में मेयर के लिए खड़ा होगा। बाद में जीहून चांग को एक सहयोगी के रूप में लेने का निर्णय करता है और उसे बुजुर्ग के पास ले जाता है। मुलाकात में चांग दावा करता है कि वह बिग माउस है, लेकिन बुजुर्ग जानते हैं कि बिग माउस मर चुका है। चांग कहता है कि उसका संगठन उसे अगला बिग माउस बनने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर वे दोनों साथ काम करते हैं तो वे मदद कर सकते हैं। बुजुर्ग चांग से काम करने से कैसे फायदा है, लेकिन चांग उन्हें बिग माउस संगठन के शीर्ष 10 सदस्यों के नामों की सूची सौंपता है। चांग चाहता है कि बुजुर्ग उसे शहर का अगला मेयर बनने में समर्थन दें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह बिग माउस के संगठन को हरा सकता है। बुजुर्ग को भी इससे लाभ होगा क्योंकि उसके रास्ते में कोई नहीं खड़ा होगा। बुजुर्ग को सोचना होगा, लेकिन वह चांग को कल रात अपने जन्मदिन पर बुलाते हैं। जब वे बाहर चलते हैं तो चोई चांग को डराता है कि यह एक युद्ध है जिसे वह नहीं जीत सकता। इस बीच मीहो और उसके पिता एक महत्वपूर्ण खोज करते हैं जब वे एक नर्सरी होम में एक बूढ़े आदमी को पाते हैं। यह आदमी बुजुर्ग का पुराना व्यापारिक साथी रहा है। वह चाहते थे उनकी कंपनी नैतिक हो, लेकिन बुजुर्ग ने पहले ही अपने व्यापार के लिए रास्ता चुन लिया था। वह केवल पैसा कमाना चाहता था और किसे चोट पहुंचेगी इसकी परवाह नहीं करता था। चूंकि इस आदमी ने उसके खिलाफ बुजुर्ग ने उसे चोट पहुंचाने के लिए एक दुर्घटना करवाई कुछ है। मेयर चोई इस आदमी का पोता है और उसने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया जब वह युवा था। उसने ऐसा बुजुर्ग को धोखा देने के लिए किया ताकि वह न समझ सके उसके साथी का रिश्तेदार है। चोई इरादा बुजुर्ग से बदला। अगले दिन चोई पार्क को काम करने मना लेता है चांग से हटा सके। उस रात मीहो बुजुर्ग के जन्मदिन में शामिल होती है, लेकिन उसका पति कहीं नहीं मिलता। पार्क अगवा कर चोई के साथ वीडियो कॉल रहते हुए मार देता है। जब मीहो को पता चलता है तो वह मेयर पर हमला करती है, लेकिन चोई बस मुस्कुराता है। मेयर पार्क से मिलने के लिए गोदाम में जाता है जहां चांग को मारा गया था, लेकिन वह उसका शरीर नहीं देख सकता। पार्क कहता है उसने शरीर हटा दिया और चोई कहता है हम शहर पर कैसे नियंत्रण करेंगे। इस बीच चांग जीवित और स्वस्थ है। यह सिर्फ एक चाल थी। चांग सब कुछ कैमरे पर है और वह बुजुर्ग को वीडियो दिखाता है ताकि यकीन दिलाने कि चोई भविष्य में नुकसान पहुंचाएगा। बुजुर्ग को लगता है कि उसने चांग एक नया सहयोगी पा लिया है और वह उसे मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। चांग को मेयर बनाना चोई से बेहतर ही है। दूसरी ओर चोई जानता है कि उसे जल्दी से कार्य करना होगा। वह बुजुर्ग से मिलता है और उसके रक्त प्रवाह में दवा इंजेक्ट कर मार देता है। फिर वह बुजुर्ग के कार्यालय में प्रवेश करता है ताकि वसीयत चुराकर साथी को दे सके जो सामग्री बदल दे। अगले दिन बुजुर्ग का अंतिम संस्कार होता है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। बेशक माहौल जल्दी ही गर्म हो जाता है और वे लड़ाई में उलझ जाते हैं। कहीं और मीहो जेल में साइको किलर से मिलने जाती है। कैदियों ने सुरंग पर काम करते समय बुरा महसूस किया। पानी की पाइपों से नुकसान हुआ। जुदा होने से पहले साइको किलर अंतिम एहसान मांगता है। वह चाहता है कि मीहो उसके भाई बहनों को पूछे। मां ठीक है। मीहो भाई बहनों को ढूंढ लेती है, वे बात नहीं करते। दुर्भाग्यवश उसे यह एहसास होता है कि वह बीमार है। उसकी नाक से खून बह रहा। अगले दिन जेहून कदम उठाता है, वकील से मिलता है जिसे बुजुर्ग की वसीयत खोलनी और पढ़नी है। तभी संबंधित लोग जीहून वकील से वसीयत की सामग्री को फिर से लिखने के लिए कहता है, लेकिन वकील ऐसा करने से मना कर देता है। जीहून उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकलता। जल्द ही वसीयत खोली जाने वाली है और हर कोई ये सुनने के लिए बहुत अधीर है कि इसमें क्या लिखा है। हालांकि हर कोई तब हैरान हो जाता है जब वे सुनते हैं कि बुजुर्ग ने आधी कंपनियां ह्यून को और बाकी बची हुई कंपनियां चोई को छोड़ दी हैं। वे सभी अपनी आंखों से वसीयत पढ़ते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास केवल वही शेयर बचे हैं जो पहले से ही उनकी कंपनियों में हैं। चोई अपनी पत्नी को लेता है और दोनों चुपचाप चले जाते हैं।
उस रात चोई दिखावा करता है बड़ा रहस्य बताने जा रहा है, लेकिन उसका रहस्य एक झूठ है। वर्तमान मेयर कहानी पलटकर खुलासा करता है कि वह बुजुर्ग के पुराने व्यापारिक साथी का पोता है। वह दिखावा करता है कि उसे संदेह है कि बुजुर्ग ने अपनी कंपनियों का आधा हिस्सा उसे क्यों दिया। वह सोचता है कि क्या वह इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पर्याप्त है, या बुजुर्ग ने उसे सिर्फ इसलिए कंपनियां दी क्योंकि वह उसके पुराने दोस्त का पोता है। ह्यून अपने पति का समर्थन करने के लिए समर्पित है और चुनाव की दौड़ अगले ही दिन शुरू हो जाती है। चोई के पास कई संपर्क हैं और वह हर चैनल पर दिखाई देने लगता है ताकि शहर के लोगों को उसके लिए वोट देने के लिए मना सके। चांग और उसका संगठन अपनी प्रथाओं का पालन करते हैं, जबकि उसे यह पता नहीं है कि उसकी पत्नी डॉक्टर से मिलने जा रही है। मीहो ने कुछ रक्त परीक्षण करवाए हैं और डॉक्टर घोषणा करता है कि वह कैंसर से पीड़ित है। वह उसे भविष्य की तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। मीहो खाओ जानती है उसके पास सीमित समय है, इसलिए वह अपने पति के पास जाती है और नशे में जाती है। वे दोनों झील टहलने जाते हैं और एक साथ मजेदार समय बिताते हैं। अगले दिन मीहो को अपने सभी दोस्तों के साथ बैठक शामिल होना है। सभी लोग चुप हैं क्योंकि वे चोई और ह्यून से डरते हैं। अब जब उनके पास सारी शक्ति है, मीहो उनका विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पष्ट करती है अगर वह उनके साथ सहयोग नहीं करता तो वह बोर्ड बैठक बुलाएगी। वे उसकी कंपनी के सीईओ पद से हटा देंगे। मीहो खुद को असहाय महसूस करता है, लेकिन वह चांग से मिलने जाता है ताकि उसे कुछ ऐसा पेश कर सके जो वह चोई के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वह बताता है कि बुजुर्ग का एक बेटा है जो अमेरिका में रह रहा है। यह लड़का एक साइको है और यहाँ तक कि उसका अपना पिता भी नहीं चाहता था कि वह यहाँ हो। हालांकि अगर वे उसे ढूंढते हैं और देश में लाते हैं तो शायद वह वसीयत की कुछ सामग्री की मांग कर सकता है। इस बीच मीहो को सूचित किया जाता है कि साइको किलर कैदी अस्पताल में है और वह मरने वाला है। वह उससे मिलने जाती है और वह आदमी अपनी मां के बारे में पूछता है। मीहो उसे बताती है कि उसकी मां अब बेहतर है और साइको किलर शांति से मर सकता है। इसके तुरंत बाद उसकी बहन मीहो को बताती है कि साइको किलर कैदी वास्तव में साइको नहीं है। उसने एक अमीर आदमी के लिए दोष लिया जो वास्तव में एक साइको किलर था। उन्हें अपनी मां को बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने उस आदमी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मीहो ह्यून से मिलती है और उसे वह सब कुछ बताती है जो वह जानती है। वह कहती है कि पहले ही लोग मरे हैं और ह्यून को वह कर रही है उसे रोकने के लिए कहती है। रात में मीहो अपने पति के साथ समय बिताती है। वे खाने का आनंद लेते हैं जबकि वह उसके राजनीतिक अभियान में मदद करती है। हालांकि अगले दिन चोई एक साहसिक कदम उठाता है। वह उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने कुछ महीने पहले एक क्रिप्टो करेंसी घोटाला किया था। तब चांग पीड़ितों का वकील था और वह मामला हार गया था। चोई स्कैमर को पैसे देता है मीडिया को बताए कि चांग ने अपने ग्राहकों का मामला हारा क्योंकि स्कैमर ने उसे ऐसा करने के लिए रकम दी। मीहो चोई और ह्यून को नुकसान पहुंचाने वाले और रहस्यों को उजागर करने का अच्छा काम कर रही है। वह एक मछली फार्म का पता लगाती है जो कुछ बड़े पानी के पाइपों से आने वाले पानी का उपयोग करता है, जो एक कंपनी एनके से जुड़ा हुआ है, केमिकल्स, जो पहले बुजुर्ग के पास थी। इस मछली फार्म के प्रभारी व्यक्ति ने खुलासा किया कि एनके केमिकल्स अपने दवाओं के विकास और परिष्करण के दौरान जल अपशिष्ट उत्पन्न करता है। यह पानी विषैला है और इसे किसी तरह से निपटाना आवश्यक है। उन्होंने एक समाधान निकाला और इस मछली फार्म में पानी का निपटान करते हैं। यह पानी घातक हो सकता है यदि कोई मानव इसे पी ले। मछलियां भी हानिकारक हैं, लेकिन व्यक्ति का दावा है कि वे मछलियों को नहीं बेचते। वे बस उन्हें उगा रहे हैं ताकि वे एक वैध कंपनी की तरह दिख सकें। जब यह सब हो रहा होता है, चोई और चांग टीवी पर एक बहस में भाग लेते हैं और दोनों एक दूसरे को जटिल तर्कों में फंसाने की कोशिश करते हैं। वापस मछली फार्म पर मीहो प्रभारी व्यक्ति की स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग प्राप्त करती है, जबकि बाकी टीम जितने सबूत मिल सकते हैं उन्हें इकट्ठा करती है। स्टूडियो में वापस क्रिप्टो स्कैमर चांग से एक सवाल पूछता है ताकि उसे बुरा व्यक्ति दिखाया जा सके। मीहो जानती है कि उसे अपने पति की मदद के लिए जल्दी करनी चाहिए और जेरी उसे स्टूडियो तक ले जाता है। बुरे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस से बिग माउस संगठन के कुछ सदस्य उन्हें सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब मीहो स्टूडियो में पहुंचती है तो वह माइक पकड़ती है और दुनिया को बताती है कि उसे कैंसर है। उसे यह बीमारी एनके केमिकल्स के पानी के संपर्क में आने से हुई। वह मछली फार्म वीडियो रिकॉर्डिंग चलाती और सच्चाई उजागर करती, जिससे एक शुरू होता है। जब उन्हें अकेले में एक पल मिलता है तो चांग अपनी पत्नी से बात करते समय शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन मीहो उससे अधिक शांत है और उसे स्थिति से निपटने में मदद करती है। शहर भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जबकि अभियोजक चोई को पूछताछ के लिए बुलाता है। इस बीच चांग ह्यून से मिलता है और उसे बताता है कि वह नीचे जा रही है और उसे सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपनी पत्नी को उसके गंदे काम की वजह से खोने वाला है, उसी तरह जैसे कई लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद चोई फिर भी चुनाव जीत जाता है और शहर का मेयर बना रहता है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मीहो सभी को सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करती है।
अचानक उन्हें ह्यून से एक पैकेज मिलता है जिसने सही काम करने का फैसला किया है। उसने उन्हें एक बर्नर फोन भेजा है जिसे चोई पहले अपनी गुप्त संचार के लिए इस्तेमाल करता था। दिन बीतते मीहो की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन वह मुकदमा नहीं छोड़ सकती। बर्नर फोन सबूत हो सकता है जो चोई को जेल भेज देगा। दुर्भाग्यवश हालांकि चोई उनसे एक कदम आगे है और उसके एक साथी का दावा है कि फोन उसी का है। इसके अलावा उन्होंने अपने संदेशों और फोन कॉल्स को बदल दिया है, इसलिए इस बर्नर फोन में कुछ भी गलत नहीं है। चोई को बिना किसी परिणाम का सामना किए रिहा कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद मीहो की मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के बाद चांग कार्रवाई करता है और जिम में चोई से मिलता है जहां वह तैरता है। चांग खुलासा करता है कि उसने यह जिम खरीद लिया है और अब वह इसका मालिक है। क्योंकि कानून चोई को सजा देने में विफल रहा, वह खुद उसे सजा देने वाला है। वास्तव में उसने पहले ही ऐसा कर दिया है। चोई सोचता है कि चांग क्या कहने की कोशिश कर रहा है और बिग माउस खुलासा करता है कि उसने इस पूल को एनके केमिकल्स के जहरीले पानी से भर दिया है। चोई पानी से प्रभावित होता है और वह चांग के सामने ही मर जाता है।